ताल्लुक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का। जब 1947 में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से खाली हो गया था और अमेरिका का भी प्रेशर था, तो ऐसी सूरत में ब्रिटिश एम्पायर ने ये मन बनाया इसको फ्री करने के लिए। तो एक कंप्रोमाइज के तहत ब्रिटिश एम्पायर ने एक तो पहले इसका बंटवारा हुआ, दंगे हुए, और दंगे के बाद वो भी एक ब्रिटिश डिजाइन था, उस डिजाइन के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, कम्युनल दंगे हुए, और उनके बाद ये कम्युनल पार्टीशन हुई। और कम्युनल पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान बना। उस पीरियड में एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन जो कन्फ्रंट कर रहा था वो ये था कि उस पीरियड में दो, एक तो ब्रिटिश इंडिया था और एक फ्यूडल इंडिया था। तो ये जो फ्यूडल स्टेटें थी इनडायरेक्ट लिंक थे ब्रिटिश एम्पायर के। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये 565 प्रिंसली स्टेटें थी फ्यूडल इंडिया में। तो 565 स्टेटों के फ्यूचर का क्वेश्चन था कि ये स्टेटें कहां जाएं, इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, और इसका फ्यूचर कौन डिटरमिन करे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये इनकॉर्पोरेट हुआ, इनबिल्ट हुआ। ये पावर जो है वो प्रिंसों को और नवाबों को और राजों को दी गई कि बाकी तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश एम्पायर की ट्रीटियां थी वो तो सारी मनसूख हो गई थी, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इन 565 रजवाड़ों के लिए एक मैकेनिज्म तय हुआ कि ये राजे और प्रिंस तय करेंगे, पावर उनको दे दी कि वो डिसाइड करें इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना। उनके सामने दो ही ऑप्शन रखे गए कि आइदर इंडिया शामिल हो जाओ या पाकिस्तान शामिल हो जाओ इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन करके, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। तो मेजॉरिटी कोई 562 रजवाड़े जो है वो इंडिया में जम हो गए, पूरी तरह से मर्ज हो गए। और हमारे हरि सिंह जी कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने दो टेलीग्राम, एक इंडिया को भेजी और एक पाकिस्तान को भेजी, और दोनों को रिक्वेस्ट करी कि अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए मैं अभी वक्त चाहता हूं और मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चाहता हूं। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को मान लिया, इंडिया ने उसको माना नहीं बल्कि अंडर कंसिडरेशन में रख दिया। बेसिक बैकग्राउंड ये है कि महाराजा हरि सिंह का जो माइंड चल रहा था वो ये सोचते थे कि इतनी मेहनत से महाराजा जामू लोचन से, कश्मीर के राजाओं से जब कितने किंगडम को मर्ज करके यूनाइट करके ये स्टेट वजूद में आई है, गुलाब सिंह ने कितने प्रोसेस में इस स्टेट को जोड़ा, फिर रणवीर सिंह जी ने, प्रताप सिंह ने, तो इतनी बड़ी स्टेट को बनाई। वो ये सोचते थे कि ये स्टेट रहनी चाहिए, ये स्टेट टूटनी नहीं चाहिए, और ये स्टेट एक टाइप की एक बफर स्टेट बन जाए, ये उनका माइंड चल रहा था। अंदर से तो मोहम्मद अली जिन्ना जो हरि सिंह की काबिलियत को समझते थे, क्योंकि जिन्ना भी इंग्लैंड पढ़े थे और महाराजा हरि सिंह भी इंग्लैंड पढ़े थे, तो वो जिन्ना भी उनके कैलिबर को समझते थे, तो जिन्ना इंटरनली तो यही उनके ऑप्शन को सपोर्ट करते थे। क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला थे वो तो टाई अप थे नेहरू के साथ, वो टाई अप थे अंदर से, तो ब्रिटिश एम्पायर से भी टाई अप थे और नेहरू से भी टाई अप थे। वास्तव में ये सारे ही जितने लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू, और ये सारे ही ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश एम्पायर ने इतना खतरनाक ताना बाना बुना था, उसके नेट से कोई नहीं बचा था। सबके साथ अपने अपने ढंग से ब्रिटिश एम्पायर ने ये ताना बुना बना हुआ था। तो उस पीरियड में राजा हरि सिंह जी तो ये चाहते थे, तभी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट की डेमोक्रेटाइजेशन शुरू कर दी, उसको एक नेशन स्टेट में वो ट्रांसफर करना चाहते थे। वो एक इंग्लैंड जैसे, इंग्लैंड में रानी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गई, फ्यूडलिज्म को एक लीगल शक्ल देके तो एक टेरिटोरियल हेड बना दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया रानी को। उनके जहन में ये भी था कि जो डोगरा रूल है मेरा, मैं आखिरी रूलर हूँ, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हेड बन जाए और बाकी ये पूरी स्टेट फुली डेमोक्रेटाइज हो जाए और जम्मू कश्मीर एक बफर स्टेट बन जाए और इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी इसकी डिफेंस की कोई गारंटी दे। लेकिन वो उस वक्त बैलेंस ऑफ पावर ऐसा था, ना इंडिया तैयार था इसको देने के लिए। नेहरू तो पूरी शिद्दत से लगा हुआ था हरि सिंह जी को जलील करने में, हरि सिंह को होस्ट करने में, और पूरा सपोर्ट थी उसको शेख अब्दुल्ला को। और शेख अब्दुल्ला में और नेहरू के बीच जो इक्वेशन थी वो एंटी डोगरा रूल और हरि सिंह के अगेंस्ट थी। और उस सूरत में जिन्ना जो था, उस कंडीशन में जिन्ना इंटरनली तो सपोर्ट करते थे कि ये ऑप्शन ठीक है। उन्होंने अपने लीडरों को कहा भी था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों को, कि हमें महाराजा हरि सिंह की सपोर्ट करनी चाहिए और एक उनका जो ऑप्शन है बफर स्टेट का, वी शुड सपोर्ट इट। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट मिली नहीं।
उधर से जूनागढ़ के नवाब ने फैसला किया, मैं जूनागढ़ को पाकिस्तान से मिलाया। इंडिया ने पुलिस एक्शन किया और बाई फोर्स जूनागढ़ को अपने साथ मिला लिया। उधर से हैदराबाद के नवाब ने कहा कि मैं हैदराबाद को आजाद रखना चाहता हूं, उसको भी इंडिया ने बाई फोर्स घेर लिया और अल्टीमेटली वो राजा निकल गया और जिसको सोपी कमांड वो सरेंडर कर गया। इन्होंने हैदराबाद भी कैप्चर कर लिया। हैदराबाद चाहता था कि मैं आजाद रहूं। बाई फोर्स जब 2 स्टेटें हो गई तो उसका रिएक्शन भी जम्मू कश्मीर पर पड़ा और ये बखे ये कंटिगुस भी थी पाकिस्तान से। तो तब ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सारा प्लान बदला जियोपॉलिटिकल सूरत को मद्देनजर रखते हुए और रशिया का थ्रेट और रशिया का चैलेंज मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि स्टेट का एक पोर्शन जो था गिलगित बल्तिस्तान के पास वो रशिया के स्टेटों के साथ भी मिलता था, टेरिटरी मिलती थी। ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई तो रशिया ना जहां एंट्री कर जाए। महाराजा हरि सिंह जी के भी रिलेशन थे वहां रशिया के साथ। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने रशिया में विजिट भी किया था, स्टालिन के साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी। तो उस सूरत में ब्रिटिश एम्पायर ने, एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को डायरेक्शन देके ये डिजाइन बदला और स्टेट को बांटने का डिजाइन बना दिया। ये जो ट्राइबल हमला हुआ ना, ये वहां से पठान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से पठान लाए गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से पठान लाए गए और पाकिस्तान की आर्मी का हेड जनरल ग्रेसी था। उस वक्त भी कमांड ब्रिटिश एम्पायर की थी। जहां इंडिया में जनरल राय था उस पर भी ब्रिटिश एम्पायर की ही कमांड थी। तो ये ब्रिटिश एम्पायर का ही प्लान बना और ये एक डिस्गाइज, एक फेक किस्म का कि आर्मी का हमला नहीं है, आर्मी को सिविल वर्दी में और बीच पठान डाल के ट्रेन करके तो उनको ये हमला करवा दिया गया रियासत के अंदर। बड़ा जुल्म किया। कोई वो स्टेट को आजाद कराने थोड़े आए थे, वो कोई जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की मदद करने नहीं आए। तो उन्होंने तो लूट मार की है। उन्होंने तो मुसलमानों की बारामूला में मुसलमानों की बच्चियों को भी वो उठा कर ले गए और वहां पर रावलपिंडी में तो वो वहां पर बोली लगाते थे, जैसे पिंडी आलू टिंडे बेचने होते हैं ना, ऐसे वो बोली लगा रहे थे। ये तो उस ग्रेट आदमी का मैं धन्यवाद करूंगा जिसने इंटरवीन करके उन बच्चियों को उसको पेमेंट देके लेके तो किस तरीके से गाड़ी में बैठा के उन बच्चियों को वापस भेजा। मैं तो सिर झुका के उसको सलूट करता हूं जिन्होंने हमारी बच्चियों को और हमारी बेटियों को सेफ बचाकर वापस उन जानवरों से छुड़ा कर भेजा। इन्होंने फिर वहां पर कैंपों से बच्चियां उठाई और वो कैंपों से बच्चियां उठाई, हिंदू बच्चियां भी उठाई, सिख बच्चियां भी उठाई, सिख औरतें भी उठाई, मुस्लिम औरतें भी उन जानवरों ने उठाई और उठाकर वो खैबर पख्तून में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ले गए। लूट मार की इन्होंने, कत्ल किए इन्होंने। फिर जो लोकल जो कोलैबोरेटर थे उन्होंने वहां पर भी कत्ल किए, हिंदुओं के कत्ल, सिखों के कत्ल, मुजफ्फराबादियों के, मीरपुरियों के कत्ल किए, नस्ल कुशी की। वो फिर वहां भागते हुए जम्मू आ गए, उसका रिएक्शन जम्मू में हुआ। फिर जम्मू में लाखों लोग कत्ल हुए, लाखों लोग हिजरत करके वहां पार चले गए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस में। तो ये उसी का रिजल्ट था कि ये स्टेट जो है इसके टुकड़े हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो ये था कि महाराजा तय करेंगे या राजे तय करेंगे, नवाब तय करेंगे, महाराजा तय नहीं कर पाए। रिजल्ट उसका ये निकला कि यहाँ ट्राइबल हमला हो गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने तोड़ लिया और उस मजबूरी में फिर उन्होंने एक्सेशन किया इंडिया के साथ। तो उसी आड़ में इंडिया आ गया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ट्राइबल हमले के रूप में एंटर कर गया और इंडिया जो है वो टेम्परेरी जो था इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उसके रूप में आ गया। 47 की एक ब्रीफ वार होती है पूरे प्लान से। वो जो ट्राइबल थे उनको कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो श्रीनगर तक आए। उनको टास्क था जहां तक आना था, जो तय था ब्रिटिश एम्पायर का कि इतना बांटना है, जो पाकिस्तान को जाएगा इतना इंडिया को जाएगा। तो ये एक प्लान्ड गेम थी। हमारा कत्ल किया इस इतनी बड़ी स्टेट को, इतनी पावरफुल स्टेट थी। देखिए जो एक तो जो आजाद कश्मीर जो अनाउंस किया, आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर, वो तो कभी आजाद ना था। वो नाम का आजाद डाल के कोई आजाद नहीं हो जाता, इसलिए वो एक तो वो फेक नाम है आजाद कश्मीर। दूसरा जो आजादी का नैरेटिव सामने रखा गया, वो अब भी बड़े फेक नैरेटिव आजादी के रखे जाते हैं और अंदर से मुंह चेहरा शेर का होता है, वो अंदर से लोमड़ होता है। इसलिए आजादी के नैरेटिव एक रख के सामने वो आजादी का नैरेटिव जरूर रखा गया। और मे भी उस पीरियड में कुछ लोग डेफिनेटली वो जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए सीरीज हो, रियल सेंस में वो सीरीज हो, लेकिन मेन डिजाइन जो अल्टीमेटली जो सारे फैक्ट्स कंक्रीटली अगर एनालाइज करते हैं और जो फाइनल एंड होता है तो उससे समझ आती है कि वो कोई अटेम्प्ट नहीं था, वो तो एक रिएक्शन, राजे के अगेंस्ट भी रिएक्शन था और वो सारे ही ब्रिटिश एम्पायर के फौजी थे। तो ब्रिटिश एम्पायर की नेटवर्किंग तो उनके बीच थी और पाकिस्तान की भी नेटवर्किंग उनके बीच थी।
तो बस वो दो नेटवर्किंग काम कर रही थी, और उसके बेसिस पे एक तो राजे के अगेंस्ट रिएक्शन हुआ, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी रोल था, वो भी यूज हुआ, और ये सरदार इब्राहिम जो है ये भी यूज हुआ। जबकि सरदार इब्राहिम को अगर बैकग्राउंड देखे तो महाराजा हरि सिंह जी ने तो इसकी बड़ी हेल्प की थी, ये तो इसको बाहर फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा भी था, सर्विस भी इसको दी थी। लेकिन अल्टीमेटली देख लो, लोग अपनी लॉयल्टियां बदल जाते हैं, वक्त के मुताबिक रंग बदल जाते हैं क्रिकेट की तरह। तो वो सारे ये वो एक बिग जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी ब्रिटिश एम्पायर की, और उसमें पाकिस्तान की भी कॉन्स्पिरेसी थी अंदर से, तो एक फेक नैरेटिव था ये आज़ादी का। और ये एक समझ लो कि एक प्रेशर बिल्ड करने का इंटरिम गवर्नमेंट, जैसे वहाँ जूनागढ़ में एक सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट का ड्रामा रचा गया, तो ये भी एक ट्राइब का ड्रामा था, और जिसने थोड़े दिनों के बाद दम तोड़ दिया जब ट्राइबल आ गए। तो अगर ये सच्ची आज़ादी की बात होती, सच्ची इंटरिम गवर्नमेंट की बात होती, तो फिर इन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया? मेजर अकबर वो लीड कर रहे थे उस सारे गुलबर्ग ऑपरेशन को, तो फिर इन्होंने उस आजाद फौज को, आजाद कश्मीर फौज को उसमें पाकिस्तानी आर्मी में क्यों मर्ज कर दिया, क्यों उसको डिसबैंड कर दिया, फिर क्यों इंटरिम गवर्नमेंट भी खत्म कर दी, जरा बताएं। तो इन्होंने जो ट्राइबल हमले में जो लीड कर रहे थे उसमें ब्रिटिश एम्पायर भी था, और वहां वो पख्तून तो थे ही, पख्तूनों को क्या पता था, वो आए थे यहाँ लूट मार करने के लिए, वो तो उनको यूज किया गया ना, जो पख्तून थे सारे। तो जो सारा ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था, और पाकिस्तानी आर्मी का जनरल ग्रेसी और आगे अकबर खान रखा हुआ था, तो वो सारा एक बड़ा प्लान था, डिजाइन था, और उस डिजाइन के तहत टाइम हिस्स हो गई इनकी आजादी। ये कोई आजादी नहीं थी, ये नकली एक किस्म का फेक नैरेटिव था आजादी का, और एक ड्रामा था, ये एक फेक ड्रामा था सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट का। वो वैसे ही जैसे जो जूनागढ़ में था, वो भी एक ड्रामा था, ये भी एक ड्रामा था, वो कोलैप्स हो गया, असली रंग सामने आ गया। अगर ये राजे के खिलाफ इकट्ठे हुए थे तो फिर इन्होंने राजे के खिलाफ लड़ना चाहिए था ना। ये राजे के खिलाफ तो लड़े नहीं, इन्होंने तो वहां पर कत्ल किए, उनके कत्ल करवाने में या कत्ल करने में उन जो ट्राइबल इन्वेडर थे उनके साथ मिलके वहां पर जो पुंछी थे, मुजफ्फराबादी थे, मीरपुरी थे, उनके कत्ल किए, वहां रेप हुए, कत्ल हुए। तो ये कौन सी आजादी थी? अगर वो आजादी का इंटरिम गवर्नमेंट नजर आता है कि जम्मू के दंगे जो एंटी मुस्लिम हुए, उसकी तो एक तो नगरोटा में जो किलिंग्स हुई, तो इसका मतलब कि आरएसएस पहले से एक्टिव था, और आरएसएस को डायरेक्शन तो ब्रिटिश एम्पायर की थी। एक तो जो इंडिया की कम्युनल पार्टीशन हुई, एक तो वो बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा जो जम्मू कश्मीर की पार्टीशन हुई और जो आजाद कश्मीर में किलिंग्स हुई, उसमें ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था, पाकिस्तान का डिजाइन था, और वहां के जो एक आजाद कश्मीर फौज थी, वो लोकल लोग थे, सब वो उस पर रिस्पॉन्सिबल थे। तो उसका भी एक डायरेक्ट जो वहां पर बड़े पैमाने पर लाखों लोग वहां हिजरत करके आए, और कितने लोग वहां पर मारे गए, उनकी बच्चियों को लोग ये उठाकर ले गए पठान, और इन्होंने साथ होकर उनसे रेप किया। वो इतने जो जुल्म हुए, और उन्होंने लोगों ने जहाँ जम्मू आकर जो स्टोरियां सुनाई, तो वो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो एक माहौल बड़ा खराब था। तो उस पीरियड में शेख अब्दुल्ला भी जो थे वो नेहरू की रिकमेंडेशन पर यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे, और शेख अब्दुल्ला और चौधरी अब्बास के बीच भी कंट्राडिक्शन थी। शेख अब्दुल्ला की जो कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच थी, और वो तो कभी भी जो ये जो इलाके इस वक्त जम्मू के यहाँ पर आजाद कश्मीर के इलाके, ये सब जो जम्मू के इलाके पाकिस्तान के पास उस साइड पे चले गए, ये तो शेख तो खुद भी इंटरेस्टेड था कि ये इलाके चले जाए ताकि मेरा वर्चस्व कायम रहे। एक फैक्टर तो ये भी था। तो वहां जम्मू में जो कम्युनल किलिंग्स हुई हैं, उसमें रानी ने भी अपना नेगेटिव रोल किया है। लेकिन राजा एक लेजिटिमेट किंग थे, उनकी फर्ज बनता था, उनकी ड्यूटी बनती थी कि जो मर्जी हो जाए, वो किंग थे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे कि अपने लोगों की रक्षा करते। और ये था, हरि सिंह जी ने अपने पीरियड में इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में बहुत से मुसलमानों की हेल्प की है। अगर इस स्टेट को इतनी देर चलाया है, तो मुसलमानों के साथ जहां कोई कंट्राडिक्शन थी, तो वहां अच्छे रिलेशन भी थे। जहां जम्मू के मुसलमानों के साथ भी हरि सिंह जी के बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप थे। वो साबित नहीं होता। ये जो सरदार इब्राहिम को तो हरि सिंह जी ने पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। सरदार इब्राहिम को नौकरी किसने दी थी? ये तो हरि सिंह जी ने दी। वो दगा कर गया, अलग बात है। अब
हम तो पैदा नहीं होते, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे बुजुर्गों ने गलतियां करी, जहाँ उन्होंने गलतियां करी, अब हम सिर झुका के माफी मांगते हैं। हम जम्मू वाले जो है वो आजाद कश्मीर वालों से जो चले गए हैं जहाँ से, जम्मू से, उनसे माफी मांगते हैं। जो यहाँ से हिजरत करके चले गए, जहाँ जिनके बुजुर्ग मारे गए लाखों की संख्या में, जिनकी औरतों के साथ बेरहमतियां हुई, वो हमारी माएँ बहनें थी, हमारा सर झुकता है। और ऐसे ही आजाद कश्मीर में जो हमारी माएँ बहनों के साथ बेरहमती हुई, कत्ल हुए, उनको माफी मांगनी चाहिए इस बात की ये गलत हुआ है। जो गलत है वो गलत है, उसको कभी भी किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो चाहे आजाद कश्मीर में हो चाहे जम्मू में।